उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरी किताब ही से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है, जो कि आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। तो इससे हम आगाज़ कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर था हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के हवाले से पढ़ा। सेकंड चैप्टर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से पढ़ा, और ये अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से है। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट चैप्टर के कंटेंट दिए गए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ होगी इसके मुतल्लिक आपको बताया जाएगा। Sources of organic compound, classification of organic compound, isomerism and optical activity, functional group or homologous series, unique property of carbon, hybridization and intermolecular forces. अब चूँकि कोरोना की वजह से कोर्स कंटेंट रिवाइज हो चुके हैं, अब ये सारे के सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके सोर्सेज, साथ साथ कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज़ के हवाले से बताया जाएगा, और फिर हम एंड पे जाके एक्सरसाइज के हवाले से आपको बताएंगे। तो बेसिकली ये मेरी किताब ही का जो थर्ड चैप्टर है, वहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पे आपको स्टार्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ फार्मूले दिए गए, मुख्तलिफ़ शीटें दी गई हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप के हवाले से आपको दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 3 से लेकर 8 तक हम जितना भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसमें ये मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशली ये जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इब्तिदा में लोग इसे, जो साइंटिस्ट थे, इसको सिर्फ एनिमल और प्लांट ही से वाबस्ता करने वाला साइंस गर्दानते थे। वो कहते थे कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, वो सारे के सारे या तो प्लांट बनाते हैं या एनिमल से हासिल किए जाते हैं। इसको ना तो किसी लैब के अंदर बनाया जा सकता है या किसी भी मसनूई तरीके से आप इसको नहीं बना सकते, चूँकि इन कंपाउंड का ताल्लुक जानदारों से है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन 1807 और फिर 1828 में एक जर्मन फिजिशियन था जिसका नाम अल वोलर था, फ्रेडरिक वोलर उनका नाम था। वो 27 साल का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने ये जो कंसेप्ट था, बेसिकली इस कंसेप्ट को हम वाइटलिज्म का कंसेप्ट बोलते, जिसमें ये अकीदा रखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। लेकिन इस नज़रिए को 27 साला फ्रेडरिक वोलर ने रद्द किया, और पहली दफ़ा उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर लेड साइनेट को जब हीट किया, तो इसके नतीजे में यूरिया बना। ये रिएक्शन के ज़रिए से आप इसे देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये बनाया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होती क्या चीज़ है, इसकी कौन कौन सी ऐसी खासियत होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इसको पहचानते हैं या इसकी हम तकसीम करते हैं। बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते उसमें तीन चीज़ें नुमायाँ होती। उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेचर में मिलते उसमें तकरीबन ये तीनों के तीनों एलिमेंट ज़्यादा तनासब के साथ आपको दिखाई देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बने होते उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन की 4 डिफरेंट एग्जांपल है। जिस तरह आपके पास अल्केन्स है, अल्काइंस है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था, कैसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हुई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन के अंदर आपको दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है।
बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, या वो कंपाउंड जो कि इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते, अखज़ किए होते। However, the oxide of carbon, carbonate, cyanide, metallic carbide are classified as inorganic rather than organic compound. आप सोचेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी तो ऑर्गेनिक होना चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास कार्बन है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते उसको हम सिर्फ कार्बन की बुनियाद के ऊपर तकसीम नहीं करते, इसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि वो लॉन्ग चेन आपको बना के देते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब ये है कि इसमें जो कार्बन होते हैं, जो मालिक्यूल होता है वो लंबे लंबे मालिक्यूल होते हैं और एक लंबा चेन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो जितने भी यहाँ पे आपको ये रेड लाइन के अंदर कुछ कंपाउंड दिखाए गए या बताए गए, जिस तरह ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, कार्बोनेट हो गया, साइनाइड हो गया, मेटालिक कार्बाइड हो गया, तो इनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है, ना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व कार्बन एटम दैट आर नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ लिंक नहीं होते। जिस तरह ये एग्जांपल आपको कुछ दिखाई गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ये कुछ डिटेल आपको दी गई है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आएगा जिसमें आपको ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो सारे के सारे आपको कोवेलेंट, यानी उसकी जो नेचर होती है वो कोवेलेंट होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखा जाए तो वो आपके पास आयनिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा मतलब इंसॉल्युबल होती है वाटर। इसके मुकाबले में जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है और वो अक्सर सॉल्युबल होते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कोवलेंट होते तो वो पानी में डिज़ॉल्व नहीं होते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आयोनिक होते हैं और वो पानी में आसानी के साथ डिज़ॉल्व होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके रिएक्शन काफ़ी स्लो होते हैं, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो नहीं करते बल्कि वो स्लो ही रिएक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर फास्ट रिएक्शन देते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर में कौन से कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो नेचर में तकरीबन 85% आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते, बाकी 15% आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह हमारे जिस्म है, जितने भी पौधे हैं हमारे जिस्म के अंदर, आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें कि स्किन है, वहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाए जाते। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि जितने भी जानदार है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही से बने होते, इसलिए नेचर के अंदर आपको 85% ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम होते हैं। ये कुछ मज़ीद डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। फिर हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। सोर्सेज का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं, उसके ज़राए क्या होते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि आयरन कहाँ से आती है, आयरन फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी जगह से हम निकालते, उनके कौन से धात होते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है उसके भी कुछ ज़राए होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ ज़राए यहाँ पे आपको दिखाए गए, जिस तरह कोल है, कोल या कोयला जिसे हम आम ज़बान में बोलते, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेहतरीन ज़रिया होता है। यानी आप कोल से क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। फिर कोल की डिफरेंट टाइप आपको बताई गई, जिस तरह पिट है, लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल हैं जिसमें पानी
की मकदार और कार्बन की मकदार डिफरेंट होती है। जिस तरह पीट में आपके पास 60% कार्बन होता है, इसी तरह लिग्नाइट कोल के अंदर आपके पास 60% होते हैं, इसमें आपके पास सब बिटुमिनस में 80% होते हैं, वगैरह वगैरह। अब जब डिस्टिलेशन करते, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोल से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने होते कि कोल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप क्या करते हैं कि कोयले को आप जलाते हैं। आप कोयले को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हवा की गैर मौजूदगी में जलाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि डिफरेंट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो जाते। और इस अमल को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब आप कोल को डिस्ट्रॉय करते या इसकी डिस्टिलेशन करते तो आपको कोक मिलते हैं, कोल गैस मिलते हैं और कोल तार मिलते हैं। कोल तार जैसे कि आप रोड बनाते हैं, यहाँ पे भी आप कोल तार का इस्तेमाल करते हैं। कोक जो होते हैं वो आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, यानी 100% प्योर कार्बन को हम कोक कहते हैं। और इसी तरह आपके पास कोल गैस भी होता है, जिसमें आपके पास 50% मीथेन होता है, 35% कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये चीज़ें आपके पास होते हैं। फिर हम नेक्स्ट कोयले के अलावा जो हमारे पास दूसरा सोर्स है वो हमारे पास पेट्रोलियम होता है। अब आपको पता है कि जो पेट्रोलियम होता है वो हम ज़मीन से निकालते हैं। जो ही हम ज़मीन से उसे निकालते हैं तो ये एक बदनुमा आयल होता है और गंध होता है, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती है, वो सारी की सारी मिली हुई होती है। जिस तरह आपके पास केरोसिन आयल हो गया या आपके पास डीजल हो गई या पेट्रोल हो गया वगैरह वगैरह, तो ये एक आयल होता है जो कि हम ज़मीन से निकालते। पेट्रो का मतलब है रॉक यानी चट्टान का, ओलियमिन आयल यानी चट्टानों का तेल। जब हम ज़मीन से पेट्रोलियम को निकालते हैं तो इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन यानी कोल जो पेट्रोलियम आपने ज़मीन से निकाला है वो आप क्या करते कि इसकी डिस्टिलेशन करते। एक बड़े से सिलेंडर में आप इसको जलाते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती हैं। यहाँ पे ये टेबल के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो लो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या बिलो ज़ीरो, तो वहाँ पे आपको जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उसमें 1 से लेकर 4 तक कार्बन एटम होते हैं जो कि गैसेस होते हैं, और इसको हम गैसेस फ्यूल कहते हैं। जिस तरह आपके पास मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है वगैरह, तो ये सारी की सारी गैसेस होती है। फिर जो टेम्परेचर आपके पास 1 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं उसमें आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो 5 से लेकर 7 तक कार्बन एटम उसमें होते हैं। उसको हम पेट्रोलियम ईथर बोलते हैं। पेट्रोलियम ईथर को हम साल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपको पेट्रोल के इसमें मिलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या जो इसके लिए हम अमल करते हैं। तो आज के लिए सोर्सेस के हवाले से यही काफ़ी है। पेट्रोलियम और कोल के हवाले से हमने पढ़े। फिर ये जो आपके पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी आपके पास जो हम घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस या इसे आम ज़बान में हम मीथेन बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है मीथेन जो कि हाईली फ्लेमेबल होता है और हम बतौर फ्यूल के हम यूज़ करते हैं। जो आपको पेट्रोल या सीएनजी स्टेशन पे जाते, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। बेसिकली वो इसी ही गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया होता है और ज़्यादा कंप्रेस करने की वजह से वो लिक्विड शक्ल में लिक्विड फील होते हैं, जिसको हम बतौर फ्यूल भी यूज़ करते हैं।